इज़ द टाइम दैट यू शुड शिफ्ट योर एजेंडा। देखिए सर, कुछ भी कर लीजिए आप, कहीं भी न्यूज़ चैनल चला दीजिए, कोई भी कॉलेज में चली जाइए, मोदी जीत के रहेगा। लगता हूँ कि जहाँ तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन में गांठ बहुत होती हैं और उस चक्कर में बीच बीच में रुकाव बहुत आते हैं। पलड़ा किसका भारी है ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लगभग सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति आज के टाइम में बची है वो केवल व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बची है। रोजगार के विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना चाह रहा है, बस चुनाव चुनाव चुनाव, वोटिंग से बस मतलब है। तो महंगा तेल स्वीकार है, भले 500 रुपये लीटर हो। 500 लीटर भी हो, देश हित में काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश पूरी दुनिया में गूंज रहा है। बस एजुकेशन है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहीं एम्प्लॉयमेंट तो एजुकेटेड नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और कुछ ही दिन में पहले चरण का मतदान होना है और मध्य प्रदेश की कई सीटें भी इसमें शामिल हैं। महाकौशल अंचल की चारों प्रमुख सीटों पर फर्स्ट स्टेज में ही, पहले चरण में ही मतदान होना है और ऐसे में अलग अलग वर्ग से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी चौपालें लगाकर, कि दरअसल वो क्या सोच रहे हैं और माहौल किस तरह का है, चुनावी माहौल क्या है और युवाओं के क्या मुद्दे हैं। ये जानने के लिए आज मैं जबलपुर में मौजूद हूँ। जबलपुर में धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको ये स्टूडेंट्स नज़र आएंगे, ये वो छात्र हैं, ये वो युवा मतदाता हैं जो यहाँ के छात्र हैं इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, लेकिन ये भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी वोट की आहुति देने वाले हैं। तो इस चुनावी चौपाल की शुरुआत हम युवाओं के मुद्दों से ही बातचीत करेंगे। इसमें बहुत से फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं और बहुत से सेकंड या थर्ड टाइम वोटर्स भी होंगे, लेकिन भारत युवाओं का देश है, लिहाजा हम युवाओं से ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे चुनावी चौपाल में IBC 24 की। आपसे मैं जानना चाहूँगा, यूथ किन मुद्दों को पर वोट करने जा रहा है? आपका मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करते हैं, चूँकि लोकसभा चुनाव है, केंद्र के तमाम मुद्दे हावी हैं, लेकिन यूथ का क्या इशू है? यूथ का हमेशा एक ही इशू रहा है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को दोनों को एक साथ नहीं ला पा रहा है। एजुकेशन है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहीं एम्प्लॉयमेंट तो एजुकेटेड नहीं है, अलग अलग कामों में लगे पड़े जो एजुकेटेड नहीं है। तो मेरा मुद्दा तो यही है, एक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। अब हमको देख लीजिए आप, हम यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLB कर रहे हैं, कुछ लोग LLM कर रहे हैं। 3 लाख रुपये महीने की फीस, साल की फ़ीस है। अगर आप 5 साल का LLB करते हैं तो 15 लाख रुपये होता है। हर किसी के वर्ग के लिए इतना आसान नहीं होता है पे करना, जबकि वो गवर्नमेंट एग्जाम निकल कर यहाँ आते हैं। तो अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या नेशनल यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, चाहे IITs हो, IIM हो, तो आपको फीसों को थोड़ा सा संतुलन करना पड़ेगा। इस तरीके से करना पड़ेगा कि हर वर्ग उसमें एडमिशन ले सके, वो एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है। तो मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, गवर्नमेंट जो है, जो अभी BJP सत्ता में है और एक बार फिर 400 पार का नारा देकर BJP ये इलेक्शन फाइट कर रही है। कांग्रेस के अपने इश्यूज हैं जिनको लेकर वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। लगातार आपने राहुल गांधी के कैंपेन्स को देखा होगा, वो कह रहे हैं कि यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है और ये बड़ा एक कंसर्न है देश का। दूसरी तरफ BJP ऐसा कह रही है कि हमने देश की दशा जो है और दिशा दोनों बदल दी है। यूथ क्या सोच रहा है आपके जैसा? सर, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि BJP फ्रॉम द स्टार्ट 2014 उनने कैटेगोरिकली ये देखा है कि जनता को उस टाइम क्या चाहिए था। अब जैसे कि आप देखते जा रहे हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटी उतनी इंडिया में इतनी ज़्यादा अपन उसको भाव नहीं देते हैं जितना देना चाहिए था, और वहीं उसमें हिंदुज़म और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को BJP फेवर करती है बेसिकली। और उसमें मुझे सही गलत तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं खुद भी चाहता हूँ कि बेसिकली सबके लिए लॉ होने चाहिए। मेरा ये यूथ का ये मानना है कि क्योंकि इतना साल हो चुका है, यू हैव केटर्ड टू द पीपल दैट यू वांटेड टू केटर, नाउ इज़ द टाइम दैट यू शुड शिफ्ट योर एजेंडा। देखिए सर, कुछ भी कर लीजिए आप, कहीं भी न्यूज़ चैनल चला दीजिए, कोई भी कॉलेज में चली जाइए, मोदी जीत के रहेगा और वो जीत ही रहा है। ठीक है, नहीं बात वो नहीं है कि ये सच्चाई है, ठीक है, लेकिन अब जब आप जीत ही रहे हो तो यूथ के जो इंडिया के जेन्युइन मुद्दे हैं उन पे फोकस कीजिए, क्योंकि अब तो जीत ही रहे हो, आपको जीतना ही है। मोस्ट प्रॉब्ली आप जीतोगी और उसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। मुद्दों में राम मंदिर हावी है और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद जो है वो काशी मथुरा बाकी है। जी जी जी, गलत मुद्दे हावी है। मुझे लगता है कि देखिए, अब इतनी बड़ी जनसंख्या का अपना देश है, 130-140 करोड़ लोगों को गवर्न करना बहुत ऐसा कुछ हंसी खेल की बात नहीं है, हाथी पालने बराबर चीज़ है। तो मैं वही बोलता हूँ, ऐसी चीज़ें आएंगी जाएंगी, इसे इकोनॉमी में
बढ़ाव आता है, चढ़ाव उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। जस्ट दैट कि आप उस टाइप से एजेंडा मानिए, जैसे हम ही बोले 3 लाख रुपए साल की फीस है, सरकार को ये करना चाहिए, आप सही तरीके से लोग आइडेंटिफाई करके स्कॉलरशिप अवेल कराइए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। अभी आज का यहाँ का यूथ है, जबलपुर का यूथ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली सोचता है, मुंबई सोचता है। मुंबई का जो यूथ है, दिल्ली का सोचती है, वो नहीं सोचता बैंगलोर जाएगा, वो सोचता है कि हम हार्वर्ड करेंगे, हम कैम्ब्रिज करेंगे, हम बाकी अदर वॉशिंगटन वगैरह यहाँ पढ़ेंगे। तो ये जो सोच का डेवलपमेंट है छोटे शहर में भी तब आएगा जब आप उनको सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। और यही मेरा मानना है कि आप एजेंडा और बढ़ाइए, एजेंडा को और वाइडन कीजिए, ताकि और जनता, इंटेलेक्चुअल जनता जो जेन्युइनली ये चाहती है कि देश का मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न इन व्हाट सेंस, मॉडर्न इन इकोनॉमिकल सेंस, वी शुड प्रिजर्व आवर कल्चर एज वेल, एंड दैट इज माय होल पॉइंट। तो इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पे यूथ ऐसा कह रहा है कि ठीक है, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी बेहतर इस चुनाव में कर सकती है, लेकिन क्या एजेंडा चुनाव में होना चाहिए, उसको लेकर वो ये बात रख रहे हैं कि मुख्य तौर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी काम होना चाहिए और एजुकेशन पे भी काम होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी गवर्नमेंट लेकर आई थी और उसको भी शोकेस इस दौरान अपने तमाम इलेक्शन कैंपेन्स में बीजेपी कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये चुनावी मुकाबला किस तरह का है? कांग्रेस या विपक्षी दल इंडिया गठबंधन बना हुआ है और एक तरफ बीजेपी है, ये मुकाबला कैसा देख रहा है यूथ? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में। आपने बताया कि जैसे 17वीं लोकसभा अभी समाप्त हुई है, 18वीं लोकसभा के लिए हमारे चुनाव, आम जनता के लोकसभा के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। पर हमारे लॉ यूनिवर्सिटी में जैसे अब आप आए हैं तो हम लीगल इश्यूज़ आपके सामने हाईलाइट करना चाहते हैं। सबसे पहले ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों का मुद्दा है नेशनलाइजेशन ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। यहाँ सिर्फ नाम ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आप देखेंगे पूरा फंड स्टेट गवर्नमेंट करता है। अगर ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज हो जाए, जैसे कि हमारे IITs एम्स हैं, तो काफ़ी हद तक फीस कम हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्म से लेके फीस तक, क्लैट का फॉर्म 4,000 का है और फीस 2.5 लाख 3 लाख, और जो टॉप प्रीमियर मून्स इंस्टीट्यूट है उसके 4 लाख फीस। तो ये जो पैरिटी है, ये आम जनता भी सोच सकेगी कि मैं भी अपने बच्चों को, मैं भी अपने बेटा बेटियों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ। दूसरी चीज़, एक मुद्दा है ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जामिनेशन का, कि सारे स्टेट अपने अपने जुडिशरी एग्ज़ाम कराते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऑल इंडिया नेशनल स्तर पर भी एक जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, जिससे कि अच्छे लीगल माइंड्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी आएँ। और आपने बताया कि इंडिया अलायंस और बीजेपी NDA अलायंस, तो मैं जानता हूं कि जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन में गांठ बहुत होती हैं और उस चक्कर में बीच बीच में रुकाव बहुत आते हैं, तो बंधन इस तरीके से हो नहीं पाता है। इस तरीके से मुझे लगता है अभी बीजेपी हावी पड़ रही है चुनाव पे। बीजेपी हावी दिख रही है आपको, और आप क्या कहेंगे, यूथ का इशू इस बार क्या है? क्योंकि विपक्ष जो है वो बड़ी पुरजोर तरीके से बेरोजगारी को, एक बैकवर्डनेस को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। काश मैं ये सच में कह पाता कि विपक्ष इतने मजबूती से उसको मुद्दा बना पा रहा है। विपक्ष कहीं ना कहीं फेल रहा है, इसीलिए हम लोग शायद एक ये फील करते हैं कि हम खुद फेल हो रहे हैं। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो शायद हम सब एक नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम श्योर नहीं है कि हमारा फ्यूचर किस तरह से होने वाला है। उस मुद्दे में एक दूसरा मुद्दा जो मेरे को काफ़ी हिट करता है, क्योंकि आप एक मीडिया पर्सन हैं, मैंने देखा था कि किस तरह से, क्योंकि हम लीगल बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह कॉलेजियम और गवर्नमेंट का एक टसल रहा है पिछले कुछ टाइम पे, और कैसे चीफ जस्टिस ने एक लेटर ओपनली लिखा था कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम काम कर रहा है। सर ने इवन मेंशन किया कि कैसे हमें ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज की नीड है, वो कॉलेजियम सिस्टम का कैसे रिप्लेसमेंट हो सकता है। मीडिया के साथ एक जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे आज भी याद है उस दिन मैं बैठा हुआ था कि शायद मीडिया में डिस्कशन हो कॉलेजियम के उस लेटर को लेके, CJI का लेटर जब आया, पर उस दिन कुछ नहीं आया उसको। वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, डेमोक्रेसी के बेस पे हिट हुआ था उस दिन जब 3 जजेस रिकमेंडेशन पे क्वेश्चन उठे थे और चीज़ें हुई थी। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस है वो कहाँ जा रहे हैं। अभी आप जो दिल्ली पे देख रहे हो, जो दिल्ली पे हो रहा है, CM के साथ हो रहा है, जो सही है गलत है वो अपनी जगह होगा, जुडिशरी है, सब है, लेकिन क्या आपके इंस्टीट्यूशन सच में उतने मजबूत है? आप किसी से पूछे दिल पे हाथ रख के, शायद हम सब कहेंगे कि इस गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया है, शायद करते भी हैं, बट ऑब्वियस है कि जब तो आपके जैसा यूथ वोटर क्या बदलाव देख रहा है इस बार? बदलाव तो देखिए संभव नहीं, क्योंकि आप हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सच्चाई ये है, ऑप्शंस नहीं है। विपक्ष ऑप्शन है ही नहीं किसी के लिए इस वक्त। बेस्ट ऑप्शन शायद बीजेपी ही है जो रहेगा, शायद कभी आगे चल के ऑप्शन बने, शायद हम में से ही कोई ऑप्शन बनाए तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त ऑप्शन नहीं। इस चुनाव में तो बीजेपी फॉर श्योर है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी आपने देखा होगा, तमाम वीडियोस देखे होंगे आपने, और
सुप्रीम कोर्ट को ही कहना पड़ा कि वो इलीगल था, इलीगल ठहराया भी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो ऐसे में ये तमाम जो इश्यूज बन रहे हैं, तो आपके जैसा यूथ जो वोटर है वो सोच समझ रहा होगा, अभी एक रिपोर्ट कार्ड बना रहा होगा गवर्नमेंट। लोगों को लगता है, पार्टियों को लगता है कि वो मीडिया से अपना नैरेटिव तय कर सकते हैं, पर जागरूकता बहुत बढ़ गई है। जिस तरीके से सोशल मीडिया चैनल लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स देखें तो आप देखेंगे 51% इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, पर मीडिया कहीं ना कहीं ये बात छुपा रहा है। शायद मीडिया नहीं, पर शायद आईटी जो इतना पीआर है लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो इतना हाईलाइट नहीं कर रहा है इन चीज़ों को। और मुझे नहीं लगता कि लोग इस बारे को लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, पर वो ऑफकोर्स इन मुद्दों को देखते हैं और चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए। इतना इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को, और चुनाव के लिए चाहिए पैसा। अब इस तरीके से कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट सीज कर देना, ये भी मुझे लगता है कि चुनाव के ऐन वक्त पहले बिल्कुल ठीक नहीं है। हाल ही में लेकिन एक राहत ज़रूर मिली है सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को, और देखना होगा वो अंतरिम राहत है, और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से फाइट करेंगे। सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, महंगाई का बड़ा हल्ला है। हालांकि जो हम कहें कि जो जिन कांधों पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है, वो उनका बड़ा कंसर्न रहता है इन्फ्लेशन रेट को लेकर। आपको लेकिन क्या लग रहा है, एक यूथ को क्या लग रहा है, क्या सोचकर आप लोग वोट करने वाले? जी, महंगाई तो है और बढ़ती जा रही है, क्योंकि महंगाई इसलिए लग रही है क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है। अधिकतर लोग बेरोज़गार हैं, अभी भी बेरोज़गारी हुई थी। अब देखेंगे कि पटवारी भर्ती हुई थी, उस पर करप्शन के चार्जेस लगे थे, एलिगेशंस लगाए गए थे बहुत सारे। उसमें भी एक कमेटी बनाई गई सरकार द्वारा, कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी। गवर्नमेंट ने रिपोर्ट को देख के बोल दिया कि कोई करप्शन नहीं हुआ है, पर वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं करी। उसकी वजह से जो बच्चे जो जिन एलिजिबल थे, जो मतलब कहते जिनके पास पोटेंशियल था, वो नहीं हुए, पर जो करप्शन हुआ उसकी वजह से वो बच्चे जो कैपेबल नहीं थे उनको नौकरी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इम्पैक्ट डालती है, और कुछ ना कुछ कॉमोडिटी मार्केट और ये सब भी इम्पैक्ट डालते हैं महंगाई पे। तो इस बार हम कहें कि जबलपुर का यूथ वोटर या आप लोग तमाम लोग वोट करने जा रहे हैं, तो कैसा चुनावी मुकाबला देख रहे हैं, एक बार फिर मैं जानना चाहूँगा। बीजेपी एक तरफा आगे बढ़ रही है। अभी आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला? जब तक राकेश सिंह जी थे तो बीजेपी का था। तरुण भनोत को, इतने बड़े नेता तरुण भनोत जी हैं कांग्रेस के, उनकी इस तरीके से करारी हार अभी 6 महीने ही हुए हैं, हाँ, हमारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस के। तो अभी रंग जो देख रहे हैं, चुनावी रंग, लोग आ रहे हैं बीजेपी में। हमारे मेयर साहब भी अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भगवा रंग थोड़ा ज़्यादा हावी तो पड़ आपको लग रहा है कि जो खास तौर पर हम महाकौशल अंचल में देख रहे हैं, जो कांग्रेस का कभी गढ़ होता था, लेकिन कह रहे हैं कि कमलनाथ का किला जो है वो टूट रहा है, यहाँ पर भेदा जा रहा है, और बड़ी संख्या में दल बदल यहाँ पर हो रहा है। इसको पब्लिक क्या पॉजिटिव लेती है या उसको सोचने पे मजबूर होती है? पब्लिक, मुझे कहीं से नहीं लगता है कि दर बदल को पब्लिक कहीं से सपोर्ट करे। ये एक तरीके से बिन पैंदी के लोटे वाला सवाल हो जाता है। पब्लिक यही सपोर्ट करती है कि आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं तो उसको आप सही ठहराएं और बताएं कि ये कितना समाज के लिए हद तक अच्छा हो सकता है, ना कि इधर उधर अपने चुनावी बेनिफिट के लिए शिफ्ट होना। ये मेरा ओपिनियन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बात की धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इन तमाम छात्रों से। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि यहाँ प्लेग्राउंड है, और उस पर ये छात्र जो हैं, युवा जो हैं यहाँ पर पढ़ने वाले, वो इस वक्त क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसी दौरान हमने उनसे बातचीत की है, समझने की कोशिश की है, और इतना तो समझ में आता है कि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है उसकी राजनीतिक सोच समझ जो है वो परिपक्व है। सोच समझ कर वो इस चुनाव में वोट करने जा रहा है, और मुकाबला ज़बरदस्त होगा, चूँकि जब सोच समझकर कोई भी मतदाता वोट करेगा, रिपोर्ट कार्ड बनाकर वोट करेगा, तो तमाम जो नेता हैं उनकी धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। तो यहाँ तो हमने युवाओं से बात की है, लेकिन कहीं और चलते हैं और जबलपुर लोकसभा सीट में जानते हैं चुनावी चौपाल के ज़रिए कि यहाँ चुनावी मिजाज कैसा है। तो छात्रों से बात करने के बाद अब हम सड़क पर आम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक चाय के ठिए पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और गर्मा गर्म चाय इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। और ऐसा ही मिजाज इस वक्त जबलपुर की सियासत का है। सियासत भी खासी गरमाई हुई है। कुछ ही दिनों में
लोकसभा की वोटिंग होनी है और ऐसे में जनता क्या सोचती है, तो चलिए चाय पर चर्चा आम जनता से ही करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि इस वक्त हम जबलपुर के कल्चर स्ट्रीट में मौजूद हैं और ये जबलपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्थित स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है, जहां आम लोग घूमते फिरते टहल सकते हैं, यहाँ पर समय व्यतीत कर सकते हैं। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि एक चाय के ठिए पर हम कहें कि बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए गैर राजनीतिक तौर पर चूँकि ये लोग मिले हैं हमको यहाँ पर, तो इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बताइए कि लोकसभा चुनाव है, किसका पलड़ा जबलपुर में आपको भारी लग रहा है और मुद्दे क्या हैं जनता के जबलपुर के? पलड़ा किसका भारी है ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लगभग सबको पता है स्थिति क्या है, चुनाव कैसे देखा जा रहा है। अभी हमने देखा था कि घंटा घर में एक पोस्टर भी लगाया गया था, तो अब मीडिया से हैं तो आपको ज़्यादा पता है इसके बारे में। तो पलड़ा किसका भारी है ये एमपी के अंदर कहना मुश्किल नहीं है, सबको पता है कहानियाँ क्या हैं। और मुद्दे कुछ खास है नहीं यहाँ पे। जबलपुर जो है वो विकास की ओर है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा पुल बनाया गया था, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, अगर रोज़गार की बात करें तो वहाँ पर अभी भी जबलपुर फिसड्डी ही है। स्वच्छता की बात करें वहाँ भी जबलपुर फिसड्डी ही है। इस पर बढ़ाने के लिए कोई खास काम अभी तक किया नहीं गया है। तो स्वच्छता और रोज़गार के मोर्चे पर जबलपुर में बहुत कुछ किया जाना चाहिए। बाकी आप बोल रहे हैं कि लगभग फैसला मालूम है, तो ये लगभग फैसला क्या मालूम है, थोड़ा जनता को भी बता दीजिए। बताने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे 30 लोकसभा सीटें हैं जबलपुर की, और अगर आप रिजल्ट देखेंगे जिस दिन, तो 30 में से 29 तो उनकी आनी ही है। एक के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 29 सीटों में आप कह रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। बिल्कुल भारी है। और जबलपुर में कौन भारी है, बीजेपी की कांग्रेस? अब जब 29 की बात हो रही है तो फिर आप जान ही सकते हैं जबलपुर में बीजेपी एक लगता है आप छिंदवाड़ा को दे रहे हैं क्या? एक छिंदवाड़ा एक छिंदवाड़ा है। अच्छा, तो चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। हालांकि आप तो बिल्कुल आपने फैसला ही एक तरह से सुना दिया, बजाय इसके कि कुछ आप बताते कि किस तरह का कांटे की टक्कर जैसा है, लेकिन आप कहते हैं कि वो है नहीं। आपसे जान लेता हूँ, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इस बार तो स्थिति बदलेगी, और बदलने का कारण भी इतना है कि ठीक है, लोग एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं कि यार मोदी जी का चेहरा, विपक्ष में चेहरा कौन है। अगर आम आदमी से आप बात करो, चेहरे की राजनीति इस बार नहीं हो रही है। इस बार जो राजनीति या इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, इस बार वो मुद्दे के ऊपर हो रहा है। 19 साल से राकेश सिंह जी यहाँ के सांसद रहे हैं। 19 साल के अपने सांसद ही उनके कार्यकाल में वो कितने बार पब्लिक के बीच में गए हैं, ये सबको पता है। आज भी अगर वो विधानसभा में, अगर मोदी जी ने उनको विधानसभा में वापस भेजा है, तो ये भी लोगों को पता है कि उनको विधानसभा में वापस क्यों भेजा है। जब वो विधानसभा में आए तो अभी भी चुनाव जीतने के बाद में वो शायद ही किसी अपनी विधानसभा क्षेत्र में किसी लोगों से मिलने गए। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति आज के टाइम में बची है, वो केवल व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बची है। धरातल पे ना तो उनके कार्यकर्ता नजर आते हैं, ना उनके नेता नजर आते हैं। चुनाव आता है तो उनकी गाड़ियां चलने लग जाती हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। यही सच्चाई है। आप हमेशा लोगों को गुमराह करके इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। देखिए, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कतई एक तरफा मुकाबला नहीं है, जैसा भाई साहब कह रहे थे। बिल्कुल भी एक तरफा मुकाबला नहीं है। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से ग्राउंड लेवल पे जो लोगों से बातचीत हो रही है, जो समझ में आ रहा है, पब्लिक इस बार कह रही है कि इतना इजी मामला नहीं है मोदी के लिए, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। कम से कम 10 से 11 सीटें इस बार कांग्रेस की 100% आ रही हैं। मैं अभी नाम भी लेके बता सकता हूँ, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। ये आपका कैलकुलेशन कह रहा है, तो देखिए बड़ी बात कह रहे हैं अपने कैलकुलेशन में। क्या महंगाई मुद्दा रहेगा चुनाव में? आपको क्या लग रहा है? महंगाई मुद्दा तो नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम कैलकुलेशन करें 2013 का महंगाई और अभी का करें तो दोनों में डिफरेंस है। पहले ज़्यादा महंगाई थी, अभी कम है। पेट्रोल पहले सस्ता था, अब महंगा है। अब उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि 2000 जब से 2003 से जो कांग्रेस की सरकार 2013 तक बनी, उसमें कितना रुपए रेट बढ़ा है, और 2014 के बाद से 2024 आगे उसमें कितना बढ़ा है, अगर हम वो कैलकुलेट करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग महंगाई नहीं है। आप नौकरी पेशा हैं या नौकरी पेशा है? तो नौकरी पेशा एक नौजवान का क्या मुद्दा है इस चुनाव में? इसमें यही मुद्दा है कि अपना देश बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, देश के लिए काम हो रहा है। ये सभी चीज़ें मुद्दा है जो नौजवान चाह रहा है वो हो रहा है। तो जो नौजवान चाह रहा है, कह रहे हैं कि हो रहा है। एक नौजवान जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, कतई एक तरफा मुकाबला नहीं है, चाय गर्म है, मुद्दा भी गर्म है। तो आपसे भी मैं जान लेता हूं कि जबलपुर का मुद्दा, लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है कुछ दिनों में, क्या सोच के वोट करने वाले हैं? अब सोचना क्या है, महंगाई वगैरह तो इतनी ज़्यादा चरम सीमा में बढ़ चुकी है कि हर व्यक्ति चाह रहा है कि भाई सरकार बदलनी चाहिए।
एक तरफा सरकार बनती जा रही है कंटिन्यू, तो मनमानी चल रही है। बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग परेशान भी हैं। अपन अभी चाय की दुकान पे खड़े हुए हैं, वहाँ बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई है, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पब्लिक परेशान हो रही है ना। तो स्वाभाविक है बदलाव होना चाहिए, कोई भी सरकार आए, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक के लिए सोचे, जनता के लिए सोचे, उनके रोज़गार के लिए सोचे। लेकिन इस रोज़गार के विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना चाह रहा है। बस चुनाव चुनाव चुनाव, वोटिंग से बस मतलब है। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग परेशान हैं, तो सिंपल सी बात है। तो आप कह रहे हैं कि जनता के लिए नहीं सोचा जा रहा, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब राशन दिया जा रहा है, वो तो कुछ परसेंट किसी को मिल रहा है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सही नहीं है कि सभी को मिल रहा है राशन। भाई कहीं कार्ड बनना ये कहना है कि बीते चुनाव के दौरान जो अच्छे दिन की बात थी, वो अच्छे दिन अभी आपको महसूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि भाई अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? तो कहने की बातें हैं, बातों का क्या? आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है इस बार जबलपुर में? जबलपुर कितना बदला है, क्या मुद्दे हैं? चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो केंद्रीय मुद्दे तो सीधा काम करेंगे, और साथ साथ लोकसभा क्षेत्र के विकास की बात, तो क्या सोच के वोट करें? अब लोकसभा की तो बात करना ही बेकार है। राकेश सिंह जी थे, 20 साल में तो उनने कुछ किया नहीं है। वो तो हमको लगता है शायद अपने लिए सांसद बने थे और किसी के लिए नहीं बने थे। नहीं, वो बीजेपी कहती है कि यहाँ पर रेल अड्डे की बात हो, बस अड्डे की बात हो, या एयरपोर्ट की बात हो, तमाम नए तरीके से बना दिए हैं। जबलपुर में इतना बड़ा पानी नहीं रहेगा तो जबलपुर में इतना बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाने की बात है, सबसे बड़ी रिंग रोड बनाने की बात है। एक बात बताइए, सबसे पहले तो पेट में अनाज होना चाहिए, तब तो ये अड्डे में भी जाएंगे, उड़ेंगे भी और रोडों में भी चलेंगे। जब वो ही नहीं है तो कहाँ? अब ये धरातल में है कहाँ? तो आपका मुद्दा आपको लगता है कि महंगाई और रोजगार? महंगाई नहीं है, आइए जरा आप, कहाँ महंगाई नहीं है ये बताइए। और आप पेट्रोल की बात कर रहे थे, 70 साल में 65 या 70 रुपए हुआ है पेट्रोल, 70 साल में या 60 साल, जैसा भी आप लोग कहते हो कांग्रेस थी। लेकिन ये 10 साल में कितना बढ़ा है ये आप बताइए जरा। आम आदमी की डिबेट हम आपको दिखा देते हैं। एक शख्स कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, और हमसे भाई साहब मिले थे, वो कहते हैं कि कतई कोई महंगाई मुद्दा नहीं है। तो आम जनता की डिबेट है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, जनता है। क्या जवाब देंगे इनका? जैसे इनने बोला कि 70 साल में पेट्रोल कुछ और था, ये 70 हुआ, लेकिन 70 साल में आप बताइए 35-40 रुपए बढ़ा कि नहीं? बता रहा हूँ, 70 साल में आपकी जो सैलरी थी, आपके घर की सैलरी थी, वो कुछ और रही होगी। 70 साल में जो अभी जो सैलरी है ना, वो भी 2 गुना 3 गुना बढ़ी होगी। तो सैलरी भी जब 2 गुना 3 गुना बढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो महंगाई नहीं है। आप क्या कहेंगे, एक दो लोगों के बीच में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, पूरे भारत की 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में 1% जो लोग हैं, उनके पास में देश की संपत्ति 40% पहुंच गई है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, ये सच्चाई है। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? सबसे ज़्यादा टैक्स देता है मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। आज के टाइम में आपको आप बिलीव नहीं करोगे, आप मार्केट में सर्च करके देख लीजिए, कांग्रेस के सरकार में 78% प्राइवेट कंपनियां रेगुलर जॉब देती थी, रेगुलर तनख्वाह देती थी। आज के टाइम में 92% ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को प्राइवेट नौकरी में भी ठेके में रखी है। अगर तुमने टारगेट पूरा किया तो तनख्वाह देंगे, अगर नहीं करा तो तनख्वाह नहीं देंगे। ये सिचुएशन बन चुकी है। अब ये भाई साहब जो पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, उस समय कच्चे तेल की कीमत क्या थी? 100 रुपए के ऊपर, लेकिन पेट्रोल बिकता था 70 रुपए। आज कच्चे तेल की कीमत कितनी है? 50 रुपए समथिंग, लेकिन तेल बिक रहा है तुम्हारा 108 रुपए, 106 रुपए। कह रहे हैं कि उसके बदले विकास हो रहा है। क्यों? तो महंगा तेल स्वीकार है, भले 500 रुपए लीटर, 500 लीटर भी हो, देश हित में काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश पूरी दुनिया में गूंज रहा है, बस। तो उसके लिए कहने की बात है, या वाकई 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया तो आप खुशी खुशी खरीद लेंगे? अभी तक तो खरीद लेंगे। जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है, उस तरीके से होगा। भाई एजुकेशन महंगा, सब्जी महंगी, हर चीज़ तो महंगा है, सस्ता है कहाँ? आप बोल रहे कि सैलरी बढ़ रही है। अरे सैलरी बढ़ेगी, सैलरी आपको रेगुलर मिल रही है, कितनी सैलरी? वो तो कह रहे हैं कि 500 रुपए लीटर खरीद लेंगे। इन्होंने बोला कि कांग्रेस के टाइम पे प्राइवेट जॉब्स निकलती थी हर साल वो होता था, स्टेबिलिटी नहीं थी, वहाँ से निकाला जाता था लोगों को।
मोदी सरकार आई, अरे तो अभी तो स्टेबिलिटी नौकरी है, नहीं है, स्टेबिलिटी है, अभी तो नौकरी नहीं बची स्टेबिलिटी लोगों है, के पास। लोग Stability कंटिन्यू बताओ, काम कर रहे नौकरी हैं। तो जब स्टेबिलिटी जब दे रहा है ना, तो स्टेबिलिटी में लोगों की नौकरी नहीं जा रही है। अब ये जो कांग्रेस में था वो इसमें नहीं है, तो तो इस देखिए, कारण से- कांग्रेस और बीजेपी के नेता अलग अलग मंच पर एक दूसरे से भिड़ते आपने देखे होंगे। चुनाव है, चुनाव में तो जुबानी जंग भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले इस तरह से चुनावी चौपालों में भी मुखर हैं, और वो कह रहे हैं कि वो उन मुद्दों पर ज़रूर वोट करेंगे अपनी पसंदीदा पार्टी को जिन पर वो देश को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और ऐसे में देखना होगा कि इन दिलचस्प चुनावी समीकरणों के बीच और मुद्दों के बीच किस तरह से जबलपुर की जनता अपना सांसद चुनती है। चुनावी चौपाल में जबलपुर से फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।